नमस्कार किसान साथियों और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक दूर दराज के इलाके में आया हूँ जहाँ पर एक किसान ने अपनी इस डेचा की फसल को ज़मींदोज़ किया है। क्या है इनका उद्देश्य, आगे इस फसल को ज़मींदोज़ करने का पर्पस क्या था, आगे ये इस खेती में क्या करना चाहेंगे। पूरा एक लगभग 2.5 बीघा का एक एरिया है जिसमें डेचा की फसल को इन्होंने नष्ट किया है। तो आइए हम मिलते हैं किसान से, जानते हैं उनसे ही कि क्या उद्देश्य है इस फसल को नष्ट करने का, आगे क्या लाभ है इसका। विश्व बहुत ही तेज़ी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। हर कोई आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर एक तीव्रता से उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। और मैं भी ऐसे किसानों से बात करने का बड़ा प्रबल इच्छुक होता हूं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरने का भूत उनके दिमाग में सवार होता है। तो आज ऐसे ही एक नवाचार से युक्त, या कह सकते हैं कि जिनके दिमाग में नए नए आइडिया भरे हुए हैं, ऐसे किसान हमारे साथ हैं। उनसे परिचय करवाते हैं आपका। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सबसे पहले आप संक्षेप में अपना परिचय दीजिए, आपकी पढ़ाई के बारे में बताइए, आपने क्या किया क्या नहीं। मेरा नाम दीपक धाकड़ है और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है और अभी की कंडीशन में मैं गार्डनिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे ग्राफ्टिंग वगैरह हुई, बडिंग वगैरह हुई, ये सभी मेंशन करता हूँ उसमें। बहुत बढ़िया। आपको भी आज बहुत ज़्यादा नई चीज़ें मिलने वाली है और यथासंभव आप कुछ नई चीज़ें जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे उनको आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये खेत में ज़मींदोज़ की हुई फसल है, इसका नाम क्या है और क्यों नष्ट की थी आपने इस फसल को? ये एक प्रकार की हरी खाद वाली फसल है जिसको भूमि में लगाया जाता है और इसको एक निश्चित समय के दौरान इसको ख़त्म कर दिया जाता है, खेत में मिला दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो नष्ट नहीं होती है और उसमें उपजाऊपन बढ़ जाता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। कुल मिलाकर इस फसल का उद्देश्य जो है वो हरित खाद के रूप में इसका उपयोग करना है। अच्छा, इसके अलावा भी इस फसल का कोई उपयोग हो सकता है? नहीं, इसका उपयोग वैसे अगर अपन लकड़ी के रूप में करना चाहें तो ले सकते हैं, और लकड़ी के रूप में अगर करना चाहेंगे तो इसके लिए काफ़ी समय लगेगा और इसको 2-3 महीने तक रखना पड़ेगा खेत में। पर अगर अपने को हरी खाद के रूप में यूज़ करना है तो ये लगभग 40 से 45 दिन में या 50 दिन तक इसकी अपन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। एक नॉर्मली इसका टाइम रहता है फूल वाली अवस्था में, जो कि 45 से 50 दिन में इसको ज़मीन के अंदर मिला दिया जाता है। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना कि लगभग 45 दिन के आसपास में इस फसल को ज़मीन के अंदर मिला दिया जाता है। मतलब क्या एक ही बार में ये फसल इस ज़मीन में सड़ जाएगी या कुछ समय लगेगा? नहीं, एक ही बार में हो जाएगी, बट ये है कि इसका कार्बनिक पदार्थ जो है वो अपने को लंबे समय तक मिलता रहेगा। नॉर्मली जैसे अपन यूरिया डालते हैं तो यूरिया एक ही बार में ख़त्म हो जाता है ना। 10 से 15 दिन में वो जितना पौधा ले पाएगा, बाकी वेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये फसल एक ऐसी है जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ाएगा और लंबे समय तक चलेगा, 1-2 साल तक भी इसका उपयोग अपन कर सकते हैं खेत में। तो आदरणीय दीपक जी, आप ये बताइए कि इस फसल को आपने जो लगाया है प्रति बीघा कितनी पड़ती है? मतलब डेचा जो है वो प्रति बीघा कितना पड़ता है और क्या कॉस्ट आता है इसका प्रति बीघा के हिसाब से? टोटल कॉस्ट बताइए कितना है? इसका बीज बहुत भारी का आता है, तो नॉर्मली इसका बीज 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से अपन डाल सकते हैं, छिड़काव के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और इसका बीज 75-80 रुपये किलो समथिंग मिल जाता है। मतलब 1 बीघे का अपने को मान के चलो, अगर ज़्यादा तो 300 रुपये तक खर्चा आ जाता है इसमें। मतलब 300 रुपये प्रति बीघा में, और मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि 300 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से आपको एक हरित खाद युक्त खेत मिल जाता है। किस सीज़न में लगाया जाता है इस खाद को और क्या उपयोगिता है, कौन कौन से तत्व इससे मिल जाते हैं भूमि में?
नॉर्मली ये क्या है कि इसको सड़ने के लिए अपने को पानी की आवश्यकता रहती है, तो बारिश में लगाएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। और ये क्या है कि बारिश में नमी के कारण थोड़ा सा जल्दी सड़ जाता है, तो इस वजह से इसको लगा देते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो है नाइट्रोजन अधिक रहती है, क्योंकि इसमें जो जड़ें रहती है, इस पौधे की जो जड़ें रहती है जी उसमें नाइट्रोजन जो है वो गांठों के रूप में पाया जाता है। जी राइजोबियम जो गांठ रहती है जी उसके द्वारा इसमें क्या है कि अधिकतर मात्रा में नाइट्रोजन पौधे को मिल जाता है। और कार्बनिक पदार्थ जो भी है माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले, वो भी पर्याप्त रूप में भूमि में मिल जाते हैं इसमें। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रन और जो मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, मान लो आपने अगर इस फसल को लगाया है और इसके बाद आप यदि कोई रबी की फसल लगाना चाहते हैं तो निसंदेह जो है ये यूरिया की प्रतिपूर्ति करेगी, यूरिया डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर आप इस वर्ष 2023-24 को अगर एक लहसुन के दाव के रूप में देख रहे हैं तो ये फसल काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि एक तो क्या है, इसको नष्ट करने से जल्दी सड़ जाएगी, और दूसरा ये फसल जो है जल्दी सड़ने के बाद आप इसमें लहसुन जल्दी लगा सकते हैं और रेट हो सकता है इस बार भी 10-12 हज़ार रुपये आपके हत्थे चढ़ जाए। तो और जानते हैं इस पौधे के बारे में पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि कई क्या है कि डेचा नाम से समझ नहीं पाते हैं, तो वैज्ञानिक नाम आदि क्या होता है, पौधे की उम्र क्या होती है, पौधे का साइज़ कैसा होता है, कितनी अवस्था में इसको, मतलब खैर बता दिया है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में एक और बार संक्षिप्त जानकारी दीजिए। नॉर्मली जो होता है जो इसका तना रहता है वो एकदम खोखला टाइप का रहता है, जो कि एकदम पोछेपन पे रहता है। ये इसको अगर तोड़ के वैसे ही पटक देंगे कि 2 दिन में ख़त्म होने लगेगा, मतलब आसानी से सड़ जाता है। आसानी से सड़ जाता है, इसीलिए इसको लगाया जाता है। और एक देखा जाए तो अपन नॉर्मली तरीके से मूंग उड़द भी यूज़ कर सकते हैं इसमें हरी खाद के लिए, बट इसमें क्या होता है कि उससे 3-4 गुना इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है जी जो इसमें राइजोबियम गांठें रहती है वो 3 से 4 गुना इसमें ज़्यादा रहती है। इसमें खासियत ये है कि इसमें जड़ों में भी राइजोबियम गांठें रहती है और तने पे भी रहती है, और वो जो मूंग उड़द है उसमें केवल जड़ों पे ही रहती है, तो इसलिए इसका ज़्यादा अपन उपयोग कर सकते हैं और ज़्यादा बेनिफिट है। और इसमें ख़त्म करने में भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और 45 दिन में इसकी हाइट काफ़ी, मतलब 4 से 5 फीट समथिंग हो जाती है, जी मतलब फूल वाली अवस्था में ही इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाती है। तो इसलिए अपने को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तने वगैरह, पत्तियाँ वगैरह, अपने को एक तरीके से वेस्ट पदार्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा इसमें। वैसे तो फसल का मुख्य उद्देश्य जो है नष्ट करना ही था इसको, लेकिन फिर भी क्या आपने इसमें किस प्रकार का खर्चा किया, कोई स्प्रे वगैरह या किसी प्रकार का कोई? नहीं, यही तो बेनिफिट है इसमें कि अपने को 300 रुपये लागत में पर बीघे के हिसाब से अभी तक कोई खर्चा करना नहीं पड़ा, क्योंकि अगर इल्ली खा रही है तो कितनी खाएगी, कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, है ना। और दवाई के रूप में कुछ भी यूज़ नहीं किया है, और ना ही इसको खाद देने की ज़रूरत पड़ी है, केवल लगा के और छोड़ दिया था। और आज इसको 45 दिन की अवस्था या 46 दिन में हमने इसको खेत में मिल। तो दीपक जी, आप मुझे ये बताइए कि कुछ लोग क्या है कि लहसुन लगाने के चक्कर में रहते हैं और इस चक्कर में वो हरी खाद के लिए जो है वो सोयाबीन की फसल को नष्ट कर देते हैं, तो क्या ये निर्णय उनके द्वारा लिए जाने वाला है वो सही है? वैसा तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन जो है वो एक तेल वाली क्रॉप वाली फसल है, तो ज़्यादातर जो रहती है वो दलहनी वर्ग की फसल को यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपके इलाके में अगर इसका ढेंचे का बीज नहीं मिलता है तो आप मूंग उड़द लगा सकते हैं, जो सोयाबीन को नष्ट करके अगर उसका हरी खाद के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो वो एक तरीके से बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जो कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई ज़्यादा हरी खाद के रूप में मिलता ही नहीं है अपने को, क्योंकि उसका एक कॉस्ट भी देखा जाए तो 8 से 10 हज़ार रुपये का बीज आता है एक क्विंटल के हिसाब से, और अपन महंगा बीज लगाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें खर्च करते हैं, दवाई वगैरह हुई, निंदाई गुड़ाई वगैरह हुई, तो उसका खर्च इतना करके ना फिर वापस उसको अपन हरी खाद के रूप में यूज़ करें तो एक तरीके से अपने को नुकसान ही हो रहा है। तो इसलिए ऐसी क्रॉप ले जिसमें कोई खर्च नहीं करना पड़े और अपन उसको यूज़ कर लें। अच्छा, इसके बाद जैसे मान लीजिए ये खेत कंप्लीट हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है,
तो उसके बाद कौन सी फसल लगाने का प्लान किया है और क्यों, मतलब ऐसा क्यों? हालांकि हमारा मेन उद्देश्य इसको लगाने का था, जैसे खाली खेत रख रहे थे उसके बजाय अपन ये हरी खाद के रूप में इसका उपयोग करें, और इसको लगाने के बाद में, ये ख़त्म करने के बाद में जैसे अपना तैयार होगा तो हम मेन इसको लहसुन के लिए उपयोग करेंगे। लहसुन के लिए क्या होता है कि जैसे लहसुन को ज़्यादा अपने पोषक तत्वों की आवश्यकता लगती है ना, तो उसके लिए अपने को इसमें भरपूर रूप से मिल जाएंगे, और एक प्रकार से अपने को जो उर्वरा शक्ति रहेगी वो काफ़ी हद तक बनी हुई रहेगी, और जो बीमारियां वगैरह होती है लहसुन वगैरह को आती है तो वो भी बहुत कम आएगी इसमें। अच्छा, काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। देखिए, अब बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और मतलब जितना कहा जाए, जितना बोला जाए, जितनी जानकारी ली जाए वो इतनी कम पड़ती है। और जैसे जैसे प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आते जा रहे हैं, मैं भाई साहब से उन प्रश्नों के उत्तर पूछता जा रहा हूँ, और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि इस भारत का, इस प्रदेश का हर किसान एक समृद्ध कृषि की ओर अग्रसर हो। ये है कि किस प्रकार खेती करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए आगे, और क्या लहसुन के अलावा भी कोई फसल लगाई जा सकती है इसमें? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि अब जैसे इसको मैंने खरीफ में लगाया है तो रबी में लगने वाली फसल इसमें सभी कुछ लगा सकते हैं, पर फसल वही लगाएंगे क्योंकि अपन ने इस टाइम पे अपन ने खरीफ में कोई फसल नहीं ली है, तो अगली बार इसका अपन भरपूर उपयोग करने के लिए अपन ऐसी क्रॉप लगाएंगे जो इसका उपयोग हो सके। तो इसलिए अपन प्याज लहसुन इसमें लगा सकते हैं, जो कि उनमें भी थोड़ा सा खर्च कम आए खाद वगैरह का, तो अपना अभी बेनिफिट थोड़ा उसमें हो जाए, और इसका जो खर्च आया है तो उसमें वो कवर हो जाए। बराबर 2023-24 को एक लहसुन के बहुत बड़े दाव के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये मतलब क्या है कि एक समय ऐसा भी था किसानों को अपनी फसलें जो है लहसुन की मंडी में फेंक करानी पड़ी थी। ये वर्ष आया जब किसानों की फसलें 80 से 120 रुपये या 140 रुपये किलो बिक रही है, यानी क्विंटल में देखा जाए तो 14,000 रुपये क्विंटल तक। तो इस वर्ष भी जो मतलब पहले फसल, ऐसा अनुमान है कि जो फसल पहले आ जाएगी उससे लहसुन में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं हम लोग। तो उसी दिशा में आज मध्य प्रदेश के मैक्सिमम किसान जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा दीपक जी आपसे बात करके, और नई नई जानकारियाँ मिली आज, और आगे भी हम इस प्रकार की जानकारी के लिए आएंगे आपसे मुलाकात करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, मतलब अंतिम शब्द आप किसानों को कह दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मैं भी इसी में काम कर रहा हूँ, जैसे अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ में जैसे खेती वगैरह हो रही है, तो क्या है कि पहले जो कर रहे थे हम, तो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा था, और देखा जाए तो फसल के दाम भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से भारी चीज़ें खेत में डालने से उर्वरक, जैसे अपना खाद वगैरह ला के डाल दिया तो उर्वरा शक्ति बहुत कम हो गई थी। इसलिए अभी अधिकतर फार्मर तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लग गए हैं, तो उससे क्या होता है कि अपनी जो बंजर हो गई है भूमि वो थोड़ी सही होने लगे। तो इस वजह से धीरे धीरे अधिकतर फार्मर को क्या करना चाहिए, जैसे अगर वो एक ही एक फसल लगा रहे हैं तो उसको रोटेशन करके लगाए, और अधिकतर जैसे भी वो अपने क्या बोलो फसल के जितने भी अवशेष वगैरह है उनको जलाने की बजाय उसी को खेत में दफनाए, तो जिससे क्या होता है कि जैसे अपनी भूमि बंजर हो रही है वो थोड़ी सी बच जाए। और केमिकल वगैरह का थोड़ा सा कम यूज़ करना चाहिए। आज की कंडीशन में देखा जाए तो अपने जो किसानों के मित्र होते हैं केंचुए, आज की कंडीशन में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि केमिकल वगैरह उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। केमिकल अपन अंधाधुंध स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, क्लोरो वगैरह खेत में ही दे रहे हैं, तो उससे अपने खुद के जो मित्र हैं उन्हीं को अपन मार रहे हैं। तो ऐसे ना करते हुए अपन ऐसी कुछ प्रक्रिया करें जिससे अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो और अच्छे से उत्पादन अपन ले सकें। दीपक जी का एक खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और साथ ही इस फसल
को लगाने से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग, इसको ज़मीन में दबाने तक का ये वीडियो उस पर अपलोड करेंगे। और साथ ही हम किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए दीपक जी का नंबर भी इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, ताकि आप अपनी समस्याओं को दीपक जी से पूछ सकें। केवल ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर फसल के लिए पूछें, एक विस्तृत ज्ञान का भंडार इनके पास है, तो आप ज़रूर इनसे अपने प्रश्न पूछिएगा। और भी अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल DT नॉलेज पे आप देख सकते हैं। उस पर अधिकतर गार्डनिंग वगैरह की मैं चीज़ें डालता रहता हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है मित्रों कि आपको बेहतर से बेहतर तकनीकी के बारे में बताया जाए और इस मध्य प्रदेश और इस भारतवर्ष की कृषि समृद्ध बने। इसीलिए नई नई प्रकार की वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करता हूं। और भी कोई समस्या अगर आपके दिमाग में जन्म ले रही है फसल से रिलेटेड, तो आप इस के कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप आगे की अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे DT नॉलेज इन्होंने चैनल का नाम बताया है, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।